जरा एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आज का यूरोप का नक्शा मौजूद ही नहीं था। एक ऐसा दौर जब सदियों से चले आ रहे बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और उनकी राख से नए देश आकार ले रहे थे। तो आज सूरज सिंह के इतिहास के अध्याय के आधार पर हम उसी क्रांतिकारी दौर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 18वीं सदी का यूरोप आज जैसा देशों का समूह नहीं था, बल्कि ये छोटे छोटे राज्यों, रियासतों और शहरों का एक कह सकते हैं एक उलझा हुआ जाल था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जर्मनी। सोचिए, 300 से भी ज्यादा अलग अलग टुकड़े, हर टुकड़े का अपना राजा, अपने कानून। ऐसे में एकता तो एक दूर का सपना ही थी। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने इस पूरे बिखरे हुए महाद्वीप को एक धागे में पिरोना शुरू कर दिया। वो कौन सी ताकत थी जिसने नक्शे पर नई सरहदें खींच दी और उन आधुनिक राष्ट्रों को बनाया जिन्हें हम आज पहचानते हैं। वो ताकत थी राष्ट्रवाद, एक ऐसी लहर जिसे कोई रोक नहीं सका। अच्छा, इस राष्ट्रवाद की शक्ति को समझने के लिए चलिए जर्मनी के एक होने की कहानी में चलते हैं। लेकिन जर्मनी के एक देश बनने से काफी पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने आप कह सकते हैं अनजाने में ही इसकी नींव डाल दी थीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जर्मन पहचान की भावना को जगाने में एक फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, जब उसने जर्मन राज्यों को जीतकर राइन परिसंघ बनाया तो उसने अनजाने में ही सभी जर्मन लोगों को एक साझा दुश्मन दे दिया, और साथ आने का एक कारण भी। फिर आया जाउलवेरीन। ये एक तरह का कस्टम यूनियन था जिसने व्यापार के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा दिया और इन सभी राज्यों को आर्थिक तौर पर एक दूसरे के करीब ले आया। लेकिन ये एकता किसी शांतिपूर्ण बातचीत का नतीजा नहीं थी। नहीं, जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे से लिखी गई एक कहानी है। इसका सीधा मतलब है कि इसे मिलिट्री पावर और एक इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर हासिल किया गया था। एक एकजुट जर्मनी का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, मुश्किलें बहुत थीं। जैसा कि हमने देखा, जर्मनी राजनीतिक तौर पर बुरी तरह से बटा हुआ था। ऊपर से ऑस्ट्रिया, जो किसी भी कीमत पर जर्मनी को एक नहीं होने देना चाहता था, और इन सब के साथ साथ प्रोटेस्टेंट नॉर्थ और कैथोलिक साउथ के बीच धर्म को लेकर भी गहरे मतभेद थे। और फिर इतिहास के मंच पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो जर्मनी का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा इंसान जो बातों से ज्यादा ताकत की भाषा समझता था। उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क की सोच, उसकी पॉलिसी बिल्कुल साफ थी। उसने सीधे सीधे कह दिया कि समय के बड़े सवाल भाषणों और वोटिंग से हल नहीं होंगे, वो हल होंगे लोहे और खून से। मतलब साफ था कि ये एकीकरण सिर्फ और सिर्फ युद्ध और सैन्य शक्ति के जरिए ही मुमकिन होगा। और बिस्मार्क जो कहता था वो करता था। उसने एक के बाद एक 3 बड़े युद्धों की पूरी बिसात बिछाई। पहला 1864 में डेनमार्क के खिलाफ, ये एक शुरुआत थी। दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ, एक मास्टर स्ट्रोक जिसने ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। और तीसरा 1870 में फ्रांस के खिलाफ, जिसने एकीकृत जर्मनी के रास्ते में खड़ी आखिरी रुकावट को भी हटा दिया। इन सारे युद्धों का नतीजा साल 1871 वर्साय के शानदार शीश महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई और प्रशा के राजा विलियम प्रथम को उसका सम्राट बनाया गया। यूरोप के दिल में एक नए और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र का जन्म हो चुका था। लेकिन 19वीं सदी की इस राष्ट्रवादी आग में सिर्फ जर्मनी ही नहीं बना था। चलिए अब अपना ध्यान इटली की ओर करते हैं, जहां एकीकरण की कहानी थोड़ी अलग थी। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि 3 महान नेताओं की कहानी थी जिन्होंने आदर्श, कूटनीति और क्रांति के जोश को एक साथ मिला दिया। ये स्लाइड इतालवी एकीकरण की उस त्रिमूर्ति को बहुत अच्छे से दिखाती है। मेज़नी थे आत्मा, वो विजनरी जिसने यंग इटली आंदोलन से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। काउंट कवूर थे मस्तिष्क, वो चालाक डिप्लोमैट जिसने अपनी राजनीतिक चालों से ऑस्ट्रिया को बाहर का रास्ता दिखाया। और गैरिबाल्डी थे तलवार, वो करिश्माई जनरल जिसने अपनी रेड शर्ट्स आर्मी के साथ दक्षिणी इटली को जीत लिया। और इस कहानी का आखिरी हिस्सा पूरा हुआ 1870 में, जब फ्रांस और प्रशा एक बहुत बड़े युद्ध में फंसे हुए थे। तो इतालवी सेना ने सही मौका देखकर रोम पर कब्जा कर लिया। और बस इसी के साथ सदियों के बंटवारे के बाद इटली आखिरकार एक हो गया। लेकिन राष्ट्रवाद की ये आग सिर्फ जर्मनी और इटली तक ही नहीं रुकी। नहीं, ये तो जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल रही थी। ये पुराने साम्राज्यों को चुनौती दे रही थी और नए देशों के सपनों को हवा दे रही थी।
हाँ, पर इस राष्ट्रवादी लहर का नतीजा हर जगह एक जैसा नहीं निकला। एक तरफ ग्रीस ने यूरोपीय ताकतों की मदद से 1832 में ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में एक बड़े राष्ट्रवादी विद्रोह को रूसी सेना ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इसी बीच हंगरी में कोसुद जैसे नेताओं ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से काफी हद तक आज़ादी हासिल कर ली थी। बोहेमिया में चेक राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था और ऑस्ट्रिया के शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। इन नए राष्ट्रवादी आंदोलनों के दबाव में पुराने साम्राज्य सचमुच चरमराने लगे थे। तो आखिर 19वीं सदी के इस आंदोलन की विरासत क्या थी? इसने दुनिया को किस तरह से बदला? इसका असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि यूरोप का नक्शा कितनी तेजी से बदला था। जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक में 1861 से 1871 के बीच इटली जैसा देश बना और जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य के तौर पर उभरा। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी और एक नई दुनिया ने उसकी जगह ले ली थी। राष्ट्रवाद की विरासत असल में एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तो इसने उन आधुनिक राष्ट्र राज्यों को बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं और तानाशाही शासन को खत्म किया, लेकिन दूसरी तरफ इसने देशों के बीच दुश्मनी और होड़ के बीज भी बो दिए। एक ऐसी होड़ जिसके नतीजे बहुत खतरनाक होने वाले थे। और ये दुश्मनी बाल्कन के इलाके से ज्यादा खतरनाक कहीं और साबित नहीं हुई। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होता गया, नए नए देश बनने लगे और हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। ये बाल्कन बारूद का ढेर, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, आखिर में उसी चिंगारी की वजह बना जिसने पहले विश्व युद्ध को भड़का दिया। तो 19वीं सदी के राष्ट्रवाद ने आज की दुनिया को आकार दिया। इसने देश बनाए, लेकिन इसने टकराव भी पैदा किए। और यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली यही शक्तिशाली शक्ति हद से ज़्यादा आक्रामक हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक सदी पहले जितना ज़रूरी था, उतना ही आज भी है।